प्रागैतिहासिक सभ्यता यानी कि प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, प्री हिस्टोरिक वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा एरा, है ना, जिसके बारे में रिटर्न रूप से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री उसे कहा जाता है जो रिटर्न रूप में अवेलेबल हो, ठीक है। बाकी प्री हिस्ट्री उसको कहा जाता है जो हम पुराने जो टूल्स वगैरह होते हैं उनसे ही इनके बारे में पता लगा पाते हैं, इनके बारे में रिटर्न रूप में कोई भी अवेलेबल हम पे रिसोर्सेस नहीं होता, ठीक है। अब तो जानते हैं इसके बारे में ये है क्या। चलिए एक एक पॉइंट समझते हैं, देखो पढ़ने में काफी मजा आएगा, बस पॉइंट को समझते जाए। पॉइंट का कह रहा है प्रागैतिहासिक काल हमारे इतिहास की वह अवधि है, यानी कि हमारे इतिहास का एक वो समय होता है ये जिसके बारे में लिखित रूप में कोई भी रिसोर्स उपलब्ध नहीं होता। इसलिए प्रागैतिहासिक काल को जानने का जो साधन है वो पुराने औजार हैं, और जो खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, जो टूल्स मिले हैं, उसी से हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। देखो पूरा पाषाण युग यानी कि पैलियोलिथिक क्या होता है इसका मतलब? देखो पैलियोलिथिक ये जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के पैलियो से लिया गया है, और पैलियो का मतलब होता है पुराना, और इसलिए वो लिथिक का अर्थ होता है पत्थर। तो ये पैलियोलिथिक का मतलब क्या हुआ? पुराने पत्थर, यानी कि प्राचीन समय में, एंशिएंट पीरियड में इंसान जब धरती पे आया ही था। ये जब की बात है जब इंसान अपने सभी काम स्टोन्स के द्वारा किया करता था, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, ठीक है, प्रागैतिहासिक सभ्यता। चलिए क्लियर है? तो यहाँ पे ये पॉइंट्स इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। देखो सारे क्वेश्चंस के जो भी मैं आपको बताऊंगा वो हमेशा दोनों मीडियम में होगा, ताकि दोनों ही बच्चे समझ पाए, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया। The prehistoric period is the period of our history which is not available in written form therefore, ठीक है। तो जो हमें रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। क्लियर है भाई? कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट। चलिए अब जानते हैं पूरा पाषाण युग यानी कि पैलियोलिथिक, जिसके बारे में हमने बात किया, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि पैलियोलिथिक जो सिविलाइजेशन है इसके बारे में हम और जानते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, पूरा पाषाण युग के बारे में बताओ, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। देखो पैलियोलिथिक युग का मतलब पूरा पाषाण युग से है, और पूरा पाषाण, पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर। क्लियर है ना? पैलियो मतलब पुराना और लिथिक मतलब पत्थर, स्टोन्स। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। देखो पुरातात्विदो मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट, इतिहासकार, जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, जो इनके जो टूल्स वगैरह है, खुदाई में जो अवशेष मिलते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि भाई यहाँ से ये मिला है, और इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। चलिए पुरातात्विदों ने इस युग का काल 2 मिलियन वर्ष पूर्व बताया, यानी कि आज से 2 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो कि ये पूरी बात चल रही है। पूरा पाषाण का ये जो युग है, जब मनुष्य धरती पे आया ही था, नया भाई था, लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कब क्या हुआ करता था। लोगों का बुद्धि, माइंड तो था, लेकिन माइंड यूज कैसे करना है पता नहीं। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, माइंड तो है बट माइंड यूज कैसे करना है पता ही नहीं होता। चलिए आगे आने वाले जल्दी समझेगा कोई। देखो इसके बाद क्या है? ये वह काल है जब धरती की सतह बर्फ से ढकी हुई थी, जब पूरी जो लेयर है धरती की उसके ऊपर बर्फ जमी हुआ करती थी, यानी कि बर्फ, और इंसान पेड़ों पे रहा करता था, ठीक है। भयंकर ठंड में किसी भी इंसानों का और वनस्पति का जीवित रहना संभव नहीं था, लेकिन जिस जगह बर्फ पिघली हुई थी वहां मानव जाति निवास करती थी, ठीक है। ऐसे जगह पे इंसान रहते थे जहाँ पे बर्फ पूरी पिघल चुकी हो, ठीक है, वरना वो पेड़ों पे ही ज्यादा रहा करते थे। बाकी फिर गुफा में रहने स्टार्ट हुए, है ना, फिर आग की वगैरह की खोज हुई आगे चल के, जब जाके एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तभी इंसानों ने थोड़ा तरक्की किया, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है आपका? क्लियर है? चलिए तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है। पैलियोलिथिक युग मीन्स क्या होता है? पैलियोलिथिक युग मतलब एरा मीन्स क्या होता है? पैलियोलिथिक एज, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिस्क्राइब किया है इसको 2 मिलियन अगो में, ठीक है। ये सारे यहाँ पॉइंट है। दिस इज द पीरियड व्हेन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद स्नो, यानी कि बर्फ से पूरा ढका हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी फीचर्स क्या है। फीचर्स मतलब यानी कि ये जो पैलियोलिथिक, ये जो एरा है आपका, ये जो एज है, इसके मेन फीचर्स क्या है? एग्जाम्स में फीचर भी पूछा जा सकता है। चलिए एक एक करके हम समझते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? लोग जो हैं वो पहाड़ी चट्टानों के आसपास रहते थे, यानी कि लोग पहाड़ों के आसपास रहा करते थे। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लोग क्या करते थे? पत्थर से बने औजार, जैसे बड़े बड़े पत्थर के औजार काट के शेप बना के रख लेते थे अपने पास, ताकि कोई भी इन पे अटैक इंसान तो बहुत कम जानवर क्या करते थे,
तो है ना बड़े बड़े जानवरों से अपने आप को ये प्रोटेक्टिव रख सके, इसलिए पत्थर के औजार टूल्स रखा करते थे। ये औजार महाराष्ट्र में उपलब्ध बेसाल्ट और कर्नाटक के चूना पत्थर से बनाए जाते थे। बेसाल्ट है ना एक पत्थर का ही नाम है भाई, बड़ा उस मजबूत हुआ करता था, इसे से वो बनाया करते थे। एंड चूना पत्थर से बनाया करते थे जो कि कर्नाटक में मिलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बेसाल्ट कहाँ है, तो भाई महाराष्ट्र के अंदर बेसाल्ट मिलता है एंड कर्नाटक के अंदर चूना पत्थर मिलता है। तो इस तरीके से वो बनाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रहे जो महाराष्ट्र है वहाँ पे आपको बेसाल्ट मिलता है एंड जो चूना पत्थर का जो आपका स्टोन है वो आपको कर्नाटका में मिलता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको क्लियर है, यानी फीचर्स हो गया आपका, मेन में फीचर्स ये इसके हैं। चलिए आगे पॉइंट पे आते हैं अपना हम। अब पॉइंट हमारा औजार की किस्म और उसकी तकनीक से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि अब ये जो पूरा एज है हमारा, उस एज को 3 युग में बांट दिया गया, ठीक है। पहला क्या है, पूरा पाषाण यानी कि सबसे पुराना, उसके बाद बीच का युग यानी कि मिडिएवल वाला पीरियड, उसके बाद आता है आपका उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण मतलब होता है इसके बाद का युग, ठीक है, आफ्टर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम, अब इसको बांटा क्यों गया। देखो इस पीरियड में आपको कुछ नया चीज़ मिलेगा, इसमें कुछ नया मिलेगा, इसमें कुछ नया मिलेगा ना। तो हमने वैरायटी ऑफ टूल्स के कारण तो हमने इसको 3 रूप में कैटेगराइज कर दिया है ना। तो पहला आपका इंटायर स्टोन एज हो गया, दूसरा आपका मिडिल स्टोन एज हो गया, तीसरा आपका एडवांस्ड और हाई स्टोन एज है ना, जिसको हम पोस्ट स्टोन एज कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया। एंड अब बात करते हैं पूरा पाषाण युग पैलियोलिथिक के औजार कौन कौन से हैं। ये औजार के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, याद रहे, है ना। तो जो जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं सारे इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ आपको। तो अभी हमने पैलियोलिथिक एज को डिस्क्राइब किया, फिर हमने उसके फीचर्स देखे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे टूल्स कौन कौन से मिले, लोग टूल्स कौन कौन से यहाँ पे यूज किया करते थे। चलिए जानते हैं। देखो मुख्य औजार हैं वो हाथ की कुल्हाड़ी हुआ करती थी, गंडासा हुआ करता था और काटने के औजार आदि हुआ करते थे, है ना। तो ये इसके मेन औजार हैं। यह औजार बहुत भारी व पत्थर से बने होते थे, क्योंकि पत्थर से बने तो इसलिए काफ़ी भारी हुआ करते थे, है ना। आगे चलकर इन औजारों को हल्के और नुकीले बनाए गए थे। आप दोस्त इस चार्ट में देख सकते हो कैसे बनाए जाते थे। तो इस तरीके से बनाए जाते थे। तो मेन जो टूल्स हुआ करता था वो एक्स ऑफ हैंड हुआ करता था, है ना, फिर गंडासा हुआ करता था एंड कटिंग टूल्स हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका क्लियर है। अब बात करते हैं जो आपका मिडिएवल स्टोन एज जो है ना, कि मध्य पाषाण जो युग है, इसके क्या क्या मेन बात है यहाँ पे। चलिए जानते हैं इस एज के बारे में। चलिए जानते हैं मध्य पाषाण युग के बारे में। देखो इस युग के जो औजार होते हैं वो काफ़ी चपटे हुआ करते थे। जैसे छीलने के लिए कोई औजार होता है ना, जैसे कि आपने कभी खपचिया देखा होगा, छीलने वाला औजार, है ना। तो इस युग से आरी भी मिले हैं, काफ़ी पतले हैं ना भाई आरी वगैरह। तो इसलिए कहा जाता है कि मध्य पाषाण यानी कि मिडिएवल स्टोन एज के अंदर जो हमें टूल्स मिले हैं वो काफ़ी पतले हुआ करते थे, काफ़ी थिन हुआ करती थी वो, ठीक है। तो इस तरीके से जिन्हें 2 भाग में बांटा गया है और इनका उपयोग अभी देखा आपने, जो पेड़ वगैरह होते हैं उनके जो तने होती है, तने, उसकी खाल को छीलने के लिए, उनके तलों को चीरने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। गंडासा एक मुख्य औजार है, इसे काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी आपको मैंने ऊपर बताया, गंडासा काफ़ी बड़ा होता है, उसको काटते हैं, पेड़ों के बीच से काट दिया जाता है। तो गंडासा को इसलिए यूज किया जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बुरीन पतली ब्लेड की तरह होता था। बुरीन एक टूल्स होता था जो कि पतली ब्लेड की तरह हुआ करता था, काफ़ी मतलब कि तेज हुआ करता था, काफ़ी तेज, जैसे कि आरी आपकी है उससे भी तेज हुआ करता था, है, जिसको बड़े घिस के बनाया जाता था। काफ़ी स्क्रैप करते, बहुत घिसते थे इसको, ताकि ये पेन ही हो जाए, नोक को ब्लेड की तरह कटाई करे। और इनका उपयोग नरम पत्थर, हड्डियों या चट्टानों की खुदाई के लिए किया जाता था, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि तेज धार कर दिया जाता था इसकी। तो ये रही बात किसकी, मिडिल स्टोन एज की। तो इसके सारे पॉइंट हमारे यहाँ पे कवर हुए। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं अपने हम किसकी, पाषाण युगीन स्थानों का भौगोलिक विभाजन, यानी कि जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ स्टोन एज प्लेसेस। देखो यहाँ पे जो जो प्लेसेस मिले हैं उसको जियोग्राफिकल पार्ट में बांट दिया, यानी कि अलग अलग रूप में बांट दिया गया है। वो कैसे बांटा गया है, चलिए जानते हैं किस किस प्रकार से बांटा गया है जियोग्राफिकल पार्ट में। चलिए देखो, पाषाण युग की सभ्यता जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप तक फैली हुई है। यानी कि जो पाषाण युग है, जो आपका स्टोन एज है, ये भारतीय उपमहाद्वीप, और ये सब कॉन्टिनेंट है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि आपका भारत यानी कि इंडिया हो गया, इधर आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सभी जगहों पे पाया गया है। तो पूरा पाषाण युग काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एंड पुरातात्विक मतलब कौन होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट, बताया था ना अभी। चलिए, पुरातात्विकों ने इस काल का पता अलग अलग जगहों पर मिले औजारों से लगाया, यानी कि जैसे जैसे औजार मिले
उस तरीके से लगाया गया है कि औजारी तो हमें बताते हैं कि मैंने आपको बता दिया है ये क्या है, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है सारे, जिसके बारे में लिखित रूप में कुछ भी नहीं पता हमें, इसलिए हम वहाँ के जो टूल्स मिले उसी से पता लगाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित बेलन घाटी, याद रखें दोस्तों, बेलन घाटी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से मिले औजारों से प्राचीन पाषाण युग के बारे में हमें पता चलता है। बहुत सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बेलन घाटी से मिलती है, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। 1 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, पूर्व की ओर से असम मेघालय के आसपास कलाकृतियाँ पाई गई है। कलाकृतियाँ मतलब जो उस समय के लोग पत्थर से या पेड़ों से, मतलब जो भी डिजाइन बनाया करते थे उस समय के लोग जिस तरीके से, तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि उस समय लोग भी बड़ा होनहार हुआ करते थे, है ना। प्राचीन पाषाण युग के औजार बंगाल, उड़ीसा और बिहार से मिले हमें। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से हमें एंशिएंट जो स्टोन एज है हमारा, है ना, पूरा पाषाण जिसको पैलियोलिथिक कह रहे हैं हम, वहीं से हमें क्या मिले, इन 3 जगह, इन 3 स्टेट से स्टोन्स के जो हमें टूल्स वगैरह है वो यहीं से प्राप्त हुए हमें, वो हमें यहीं से मिले हैं। चलिए ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। तो स्टोन एज से हमारा सिविलाइजेशन जो है वो काफ़ी स्प्रेड था, काफ़ी बड़ा फैला हुआ था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया हमें कि काफ़ी अलग अलग प्लेसेस से एंड यहाँ पे जो टूल्स मिले हैं। तो बेलन वैली हो गया भाई आपका उत्तर प्रदेश का काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है ना, जो हमें पैलियोलिथिक जो हमारा जो एज है उसके टूल्स को बताता है ये काफ़ी, है ना। जैसे कि बुद्धिसेरा वगैरह हो गया आपका, वो यहीं से तो पाया गया आपका। एंड इफेक्ट्स यानी कि कलाकृतियाँ, आर्ट्स पाए गए हैं जो लोगों के द्वारा बनाए गए थे, कहाँ से, असम और मेघालय से। तो जो टूल्स है एंशिएंट स्टोन एज के, वो कहाँ से मिले आपके, जो बंगाल है वहाँ से मिला ना, उड़ीसा से मिला एंड बिहार से मिला है। क्लियर है, तो यहाँ से पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जीविकोपार्जन, जीवन यापन की पद्धति क्या है, यानी कि मेथड ऑफ लिविंग। अब इसके बारे में जानेंगे, उस समय के लोग जीते कैसे थे, उनका जरिया क्या हुआ करता था, खाने पीने का तरीका क्या हुआ करता था। चलिए बात करते हैं। देखो, प्राचीन मनुष्य युग के लोग जीवन यापन के लिए शिकार किया करते थे। अब देखो, हंटिंग किया करते थे भाई, अब इसी शिकार से वो खाना पीना अपना क्या करते थे। ठीक है, और जानवरों को, एनिमल्स को। ठीक है, पाषाण युग के लोग अपना जीवन खाना बदोश की तरह जीते थे। खाना बदोश का मतलब क्या होता है, खाना बदोश का मतलब नोमैड्स। तो यहाँ पे नोमैड्स का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि एक इंसान को जहाँ पे भी शिकार के लिए मिल जाए जानवर, वो वहाँ चला जाएगा। यानी कि खाने के तलाश में इंसान एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भटकता रहता है, खाना बदोश कहलाता है, नोमैड्स कहते हैं उसको। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका क्या है, जिस जगह पर उन्हें अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं वो उसी जगह पे ठहर यानी कि स्टे हो जाते हैं। ठीक है, स्टेबल हो जाते हैं। पाषाण युग के लोग खाने की तलाश में ही इधर उधर घूमा करते थे, यानी कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो सर्च करते रहते थे फूड वगैरह जहाँ भी उनको मिल जाए, यानी कि वो घुमंतु हुआ करते थे, है ना। वो एक जगह पे हमेशा के लिए ठहरते नहीं थे, वो तो तब ठहरना स्टार्ट हुए, वो तो नव पाषाण युग में आके, यानी कि जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी तब जाके वो उन्होंने ठहरना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी यानी कि इस एज के अंदर क्या करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे शिकार के लिए। ठीक है, हंटिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा एज, पैलियोलिथिक एज। अब बात करते हैं हम मिडल वाला एज। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण युगीन सभ्यताएं। जो मध्य पाषाण है आपका, जो मिडल स्टोन जो एज है, उसकी सभ्यताएं जो सिविलाइज है, वो वहाँ की संस्कृतियाँ क्या है, लोग कम बोलचाल, रहन सहन, अब कल्चर उनका क्या था। देखो, सबसे पहले तो ये समझिए, जो मेसोलिथिक ये जो वर्ड है ना, मेसोलिथिक का मतलब क्या, यहाँ पे मध्य पाषाण युग। ठीक है, मिडिल यानी कि मिडिल स्टोन एज जो है। ठीक है, अब मेसोलिथिक जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। मेसो का अर्थ होता है मध्य, मेसो का मतलब क्या है, मध्य, जैसे कि मिडल। ठीक है, मध्यवर्ती गया आपको। और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर, यानी कि मध्य युग के अंदर जो पत्थर से सामान बनाए जाते थे उसकी बात हो रही है। यह पाषाण युग नव पाषाण युग के मध्य परिवर्तित रूप था, यानी कि पूरा पाषाण पैलियोलिथिक और नव पाषाण यानी कि सबसे लास्ट का आपका जो एज रहा उसके बीच का जो एज है आपका मिडल एज, उसको मध्य पाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण युग का प्रारंभ 10,000 ईस्वी पूर्व से आसपास माना जाता है। ठीक है, काफी पुराना एज है आपका। इस समय वातावरण बहुत ही परिवर्तित हुआ, यानी कि पूरा पाषाण युग से हम बात करें तो मिडिल एज में जैसे इंसान आया पैलियोलिथिक से, इस एटमॉस्फेयर काफी चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि जिस कारण अधिक गर्मी हुआ करती थी, यानी कि एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो गया। और एटमॉस्फेयर में चेंज क्या हुआ भाई, गर्मी होनी स्टार्ट हो गई। क्यों, क्योंकि वातावरण गर्म होने के कारण जो बर्फ है, मैंने बताया था ना कि जो लेयर थी वो बर्फ से ढकी हुआ करती थी, अब वो लेयर, बर्फ की जो लेयर वो पिघलनी स्टार्ट हो गई। इससे वनस्पति और प्राणी जगत में
बहुत बड़ी चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, है ना। और मध्य पाषाण युग में लोगों ने मछली और जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। अब वो शिकार तो कर रहे हैं, लेकिन कल के लिए, आने वाले कल के लिए बचाने के लिए वो उनको पाल रहे हैं, ठीक है। एंड इस काल के लोगों में कलात्मक रुचि थी, यह भोपाल की चट्टानों से पता चलता है। यानी कि जो इस समय के लोग हैं मिडिल स्टोन एज के, वो काफ़ी कला लोग, यानी कि जो मछली वगैरह हो गए, जानवर हो गए, उनके चित्र बनाया करते थे, है ना। अब ये चित्र ऐसे थोड़ी है कि भाई वो कलर, उनको पेंटिंग कलर मिल जाएगा, नहीं। वो या तो यानी कि इस समय के जो लोग हैं वो काफ़ी कला, यानी कि अपनी आर्ट को, जैसे कि जानवर के चित्रों को दीवारों पे बना दिया करते थे, खोद खोद के बना दिया करते थे, बड़े दिमाग वाले हुआ करते थे। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर है आपका पॉइंट्स, तो यहाँ पे इस इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है। सारे पॉइंट को सही से समझाया गया, अच्छे से इसको समझना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपना हम नेक्स्ट पॉइंट की, मध्य पाषाण युग के औजार कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं, चलिए समझते हैं। देखो मध्य पाषाण जो युग है आपका, जो टूल्स ऑफ मिडल एजेस, टूल्स कौन कौन से हैं, औजार कौन कौन से। देखो मध्य युग के जो औजार हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हुआ करते थे, काफ़ी छोटे छोटे क्या हुआ करते थे। इसके जो एज, जो मिडल एज के जो टूल्स हैं वो काफ़ी स्मॉल्स, यानी कि सब्टल्स हुआ, काफ़ी छोटे हुआ करते थे। द टूल्स आर मेड विद अ पीस ऑफ स्प्लैश, किससे बने हुए होते थे। इनके जो औजार है वो छिले गई खपचियों के टुकड़ों से बनाए जाते थे, ठीक है। औजारों को ज्यामिति विधि, और जो औजार हैं वो ज्यामिति विधि से बनाए जाते थे, जैसे कि त्रिकोण हो गया, अर्धचंद्रकार हो गया, है ना, जैसे जियोमेट्रिक वगैरह हो गए, इनके थ्रू मेथड से बनाए जाते थे। यानी कि लोग काफ़ी, मतलब कि बुद्धि का विकास हो चुका था इस समय आते आते, है ना, लोगों का माइंड आ चुका था, ठीक है। मध्य पाषाण युगीन स्थल का भौगोलिक विभाजन, मध्यकाल जो अब बात करेंगे हम, है ना, इसमें ज्योग्राफिकल रूप से किंतु कैसे डिवाइड में बांटा गया, जैसे कि पैलेलिथिक में बांटा गया था ना, अब इसमें बात करेंगे। देखो मध्य पाषाण संपूर्ण भारत में फैला हुआ था, पूरे भारत में फैला हुआ था, पहली बात तो ये है ना। जो मिडिल एज जो है आपका, इसका स्प्रेड कहाँ था, ऑल ओवर इंडिया में हुआ था, ठीक है। मुख्य स्थल गुजरात है इसका, गुजरात में दोस्तों एक जगह है महसागणा, है ना। एंड मध्य प्रदेश में भीमबेटका हो गया जो कि भोपाल में, एंड उत्तर प्रदेश में चौपाटी, मांडो, है ना, बेलन घाटी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। एंड बात करूँ बंगाल की, तो बंगाल में बीर भानपुर जो कि जिला है इसका बर्धमान, कर्नाटक में संगनाकुल्लू, जिला बेल्लारी। जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। आगे चल के आप कभी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो, ठीक है, रेलवे, ग्रुप डी या किसी भी एसएससी या स्टेट किसी भी पीसीएससी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये जब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया गया है। एंड फुट में बता रहा है जीवन यापन की पद्धति, मेथड ऑफ लिविंग क्या है, मिडिल एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे लोग यहाँ पे जिया करते हैं, हमने पैलेलिथिक में बात किया था, यानी पूरा पाषाण काल में लोग कैसे रहते थे, उनको औजार कैसे यूज करते थे, वो जीते कैसे थे। अब हम मिडिएवल एज में चल रहे हैं, अब उनका लिविंग और मेथड क्या है, वो कैसे रहते हैं मिडिल एज के लोग, ठीक है। तो मध्य पाषाण के लोग जो है वो छोटे छोटे पशुओं का शिकार करने लग गए थे। अब जैसे पूरा पाषाण में बड़े बड़े पशु मिल जाए, अरे मार के काट के खा जाएंगे उसको, लेकिन अब छोटे छोटे पशु पे वो आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि अब औजार इस तरीके से हो गए, इतने नोकेले औजार भी हैं कि छोटे पशु भी आराम से शिकार हो जाएगा, ठीक है। तीर और धनुष से शिकार किया करते थे, जो कि पूरा पाषाण यानी पैलेलिथिक युग में, पैलेलिथिक जो एज है उसमें नहीं हुआ करता था ये, ठीक है। इस युग में पक्षियों के शिकार को भी महत्व दिया जाता था, चिड़िया वगैरह, कबूतर वगैरह, इन सब को भी शिकार किया करते थे। भैंस, कुत्ते, मेंढक, मछली, सुअर, घोड़े आदि जानवरों के भी हमें हड्डी मिले हैं यहाँ से, जिससे पता चलता है कि इनको भी ये पकड़कर मार के खाया करते थे। क्लियर है। इस युग में पत्थर के औजारों के स्थान पर हड्डियों से बनी वस्तुएं, जैसे भूमि में छिद्र करने वाले औजार, है ना, भूमि में छेद करने के औजार मिले हमें, स्केपर मिले हैं यहाँ से, है ना, काफ़ी जो नोकीले वगैरह हुआ करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोग क्या खाते थे और किस तरीके से जानवरों के शिकार के लिए कौन से औजार वो यूज किया करते थे, ठीक है। यहाँ पे उनका हो गया मेथड ऑफ लिविंग। तो जीने के लिए वो ये सब चीज़ें खाया करते थे, छोटे छोटे पशु से लेकर बड़े बड़े पशु तक का शिकार किया करते थे, ठीक है। तो यही डिफरेंट बताता है हमें पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में। मध्य पाषाण के लोग छोटे छोटे जानवरों को शिकार करते हैं, पूरा पाषाण के लोग बड़े बड़े जानवरों को शिकार करते हैं। उस समय इतने औजार नहीं आया था, जिससे जैसे कि मिडियल एज के अंदर तीर धनुष का आ चुका है भाई, जानकारी लोग हो चुका है लोगों का। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं अपना हम नव पाषाण युग की सभ्यता। देखो हमने पूरा पाषाण की बात करी, फिर मध्य पाषाण, फिर मिडिल एज की बात की, पैलियोलिथिक, मिडिल एज, एंड अब आता है आपका नव पाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक सिविलाइजेशन। अब न्यूलिथिक के अंदर बात करेंगे हम कि लोग कैसे रहते थे, टूल्स क्या थी और मेथड ऑफ लिविंग क्या था, तीनों जिसकी हमने बात कर ली, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट में समझते हैं, चलिए जानते हैं। देखो नव पाषाण, नया युग,
जैसे कि पोलियोलिथिक में बहुत कम विकास हुआ था इंसान का माइंड का, थोड़ा सा विकास मिडिल एज में हुआ, अब बहुत ज़्यादा तरक्की इंसान इस एज में कर ले। देखो मिडिल एज के अंदर इंसान ने आग की खोज कर ली थी, याद रहे, है ना, और उसी आग के खोज से इंसान क्या करता, उस आग के खोज से इंसान आग को जलाता, और अब गुफा में जहाँ पे वो रहता था कोई गुफा में जानवर ना आए, इसलिए वो आग की मिसाल बना के जला दिया करते थे, ताकि कोई भी जानवर आग से डरता है वो दूर से ही भाग जाए, है ना, ये हुआ करता था। तो इस तरीके से ये जो युग है वो पाषाण युग का एक सबसे लास्ट का स्टेज था, जिसको हम नव पाषाण युग के नाम से जानते हैं। निया शब्द का अर्थ नया होता है ना, यहाँ पे जैसे क्या ना नियोलिथिक, तो निया शब्द का जो अर्थ है वो नया होता है, और लिथिक का अर्थ पत्थर होता है। पत्थर का यूज तो यहाँ पे भी है ना। भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका काल 8000 BC यानी कि 8000 ईस्वी पूर्व बताया गया, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बताया गया है। नव पाषाण युग में नए किस्म के औजार और अलग अलग इसकी फीचर्स है जो हम अभी जानेंगे, और औजारों को घिसाई और पॉलिश द्वारा बनाया जाता है, घिसाई करके पॉलिश करके बनाया जाता है। इस युग में घरेलू पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, घर में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, है ना, और जिस कारण से लोगों का जीवन स्टेबल हो गया था। याद रहे सबसे बड़ी बात आ गई है स्थायी जीवन की। अब तक के दोनों पीरियड में इंसान घुमंतु है, एक जगह से दूसरे पीरियड में एक यानी कि एक स्थान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिकार करने के लिए जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अब इंसान एक ही जगह पर रह रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस युग के अंदर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई है, मेटल्स की खोज हो गई है, जैसे लोहे वगैरह की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिली एग्रीकल्चर में भी, और लोहे की शुरुआत ने तो इंसान की पूरी मतलब कि बहुत बड़ा तरक्की ला दिया उसके जीवन में। हर जगह इंसान लोहे का प्रयोग यानी कि किसका, आयरन का प्रयोग, आयरन का जो यूज है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम नियोलिथिक सिविलाइजेशन, ठीक है, नियोलिथिक। तो यहाँ पे क्लियर है पॉइंट्स। देखो जो जो पॉइंट्स पढ़ रहे हो उनको अच्छे से समझो, उनको की पॉइंट्स को आप जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको ले और पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझें। देखो कंसेप्ट को अच्छे से जब अंडरस्टैंडिंग आपके मन में हो जाएगी तो टॉपिक आप भूलोगे नहीं, क्योंकि रट लोगे कि ये पॉइंट रट लिया, ये पॉइंट रट लिया तो नहीं भूल जाओगे। इस पीरियड में हुआ क्या था ये समझो। देखो पुरालिथिक जो, तो पोलियोलिथिक पीरियड के अंदर इंसान धरती पे आया ही था, ज़्यादा अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं था, है ना, स्टोन्स के टूल्स बनाया करता था, सभी चीज़ यहाँ पे, और बर्फ की लेयर ढकी हुई थी तो इंसान घुप्पे में, के ऊपर बर्फ की लेयर ढकी हुई थी, इंसान पेड़ों पे रहा करता था, है ना। जब जैसे मिडिल एज में इंसान आया तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आग की खोज हुई, इंसान ने थोड़ी तरक्की करी ये कि और टूल्स बनाना और ज़्यादा सीख गया, तीर धनुष चलाना सीख गया भाई, अब छोटे छोटे पशुओं का शिकार करना सीख गया। आगे पीरियड में आया तो अब नियोलिथिक में जैसे आया तो अब इंसानों ने क्या किया, अब इंसान ने शिकार तो कर रहा है प्लस वो एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर रहा है, अब यानी खेती करना भी सीख गया वो। देखो सीड्स की जानकारी, फर्टिलाइजर लैंड्स की जानकारी लोगों की होनी स्टार्ट हो गई थी। औजार के मामले में इंसानों की तरक्की और ज़्यादा बढ़ गई, पेनी औजार्स, है ना, छोटे छोटे औजार्स के खेती के लिए औजार्स लोग बनाना सीख गए थे। लोहे का उपयोग हुआ यहाँ पे टूल्स में, लोहा मेटल्स आपका सबसे बड़ा आयरन आ चुका था इस समय, इस कारण से लोगों ने बहुत तरक्की कर ली। तो तीनों पीरियड में अलग अलग चेंजेस आए हैं, क्लियर है। चलिए, और एक मेरी एक वीडियो आई थी कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ धरती पे, ये 10th क्लास की एक वीडियो है एनएस की, मैं सजेस्ट करूंगा इसको सभी बच्चे देखें, इसकी लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपका टॉपिक और समझ में आ जाए। क्योंकि 12th में तो आ गया हूँ, ये टॉपिक आपके लिए पहले नया है, जबकि इस टॉपिक को पहले ही ब्रीफ में पढ़ा दिया गया है, मैंने उस वीडियो को दे दिया लिंक, आप उसको भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी, फीचर्स के, कि इस समय की फीचर्स क्या है, जो नियोलिथिक आपका ये एज है इसमें क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। चलिए क्या करके बात करते हैं। तो इसके मेन फीचर्स क्या है, कृषि संबंधी गतिविधियों का आरंभ होना। मैंने आपको क्या बताया कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी, घरों में पशुपालन स्टार्ट हो गया था, नुकीले औजारों की घिसाई और पॉलिश करके बनाने की शुरुआत सबसे पहले नियोलिथिक पीरियड में ही हुआ। एंड पोट्री, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हुआ। पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना लोग स्टार्ट कर दिए, पहले बर्तन वगैरह नहीं हुआ करते थे, इंसान ऐसे ही जैसे शिकार करके भी तो ऐसे वो खाल वाल उखाड़ते आग में डालते मिडिल एज के अंदर, क्योंकि आग की जो खोज है वो मिडिल एज में हुई है, तो फटाफट बना खा लेते। वरना भाई आपका पैलियोलिथिक जो है, जो उसमें तो इंसान को, जो पैलियोलिथिक जो एज है उसमें इंसान को क्या स्वाद से मतलब है, फटाफट जानवर को मारता उसी समय खा जाता है, ना तेल ना मसाला कुछ तो हुआ करता नहीं था यार, ये हुआ। चलिए, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है आपका। तो इस तरीके से इसके हो गए आपके ये फीचर्स। अब बात करते हैं हम नव पाषाण की क्रांति। देखो तो यहाँ पे न्यूलिथिक जो आपका एज है यार, इसमें काफ़ी रेवोल्यूशंस आ गया, यानी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए,
कैसे चेंजेस आए चलिए जानते हैं हम यहाँ पे। इस युग में सामाजिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आ गए। इसी वजह से इसको क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन वर्ड से डिनोट किया जाता है। नुकीले और पॉलिश किए गए औजारों से मिट्टी की जुताई करना आसान हो गया था। जुताई करना यानी कि खेती करने के लिए पहले जुताई की जाती है ना भाई, है ना, वो काफ़ी आसान हो गया था, यानी कि काफ़ी ईजी हो गया था प्लो करना, है ना। प्लो करने से क्या होता है, जो सोइल है आपका वो काफ़ी शार्प हो जाएगा, जिससे कि आसानी होगी खेती का एग्रीकल्चर में। एंड इस युग में खेती बाड़ी करने वाले स्थायी जातियों की स्थापना हो गई, यानी कि अब जो खेती करेगा वो तो है नहीं कि एक जगह छोड़ दूसरी जगह चले जाएगा भाई। मान लो यहाँ पे वो खेती कर रहा है, क्रॉप्स करके वो चले जाएगा, जब तक भाई कोई जानवर आके उसकी सारी क्रॉप्स ही खराब कर देगा। इसलिए इंसान एक ही जगह पर रहने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे इंसान भाई रह गए 5-6 महीने तो रहेगा, 6 महीने तो कम से कम रहेगा यार, क्योंकि खेती होगा तो इसकी देखभाल करना पड़ेगा। इसलिए अब स्टेबल जिंदगी स्टार्ट हो गई, है ना, स्टेबल लाइफ की शुरुआत हुई यहाँ पे। चलिए आगे पॉइंट करते हैं। नवपाषाण युग के हम औजार की बात करेंगे, यानी कि टूल्स ऑफ न्यूलिथिक्स एजेस की। चलिए बात करते हैं टूल्स ऑफ न्यूलिथिक एज, यानी कि नवपाषाण युग में औजार कैसे लोग यूज किया करते थे। समझते हैं इन पॉइंटों को हम। देखो, नवपाषाण युग में औजारों की सतह चिकनी होती थी। इस समय के औजार जो होते थे उनको घिसाई कर करके, है ना, क्या करते थे, घिसाई करके उनको बनाया जाता था, जिससे कि औजार चिकनी जैसे मतलब बहुत स्मूथ हो जाए, क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए। और ग्रेडिंग यानी कि उनकी ग्रिपिंग भी अच्छी से हो सकती है ना। यहाँ पे क्लियर है। जैसे कुल्हाड़ी वगैरह हो गया आपका, बड़े बड़े होते थे तो उसको लक्कड़ में पीछे देंगे भी भाई तो वो अच्छे से बनाया जाएगा ना। इस तरीके से औजारों को अच्छी तरीके से गुलाई करके और नाप तोल के बनाया जाता था। गुलाई में मिलकर अच्छे से शेप दिया जाता था, काट पीट के छील छाल के, है ना, आरी टाइप में छीला जाता था उसको। नवपाषाण युग में भी हड्डियों की वस्तुएं हम बनाई जाती थी, जैसे कि जानवरों की जो हड्डी है उससे भी टूल्स बनाए जाते थे, उससे भी इंसान यूज किया करता था उसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है सारे पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नवपाषाण युग का अब बात करेंगे। नवपाषाण जो युग है, अब इसको कैसे जियोग्राफिकल पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है, जो कि हमने पिछले 2 एजेस के जो पार्ट है उसको भी जियोग्राफिकल रूप से डिवाइड किया था हमने ना। अब इसको भी डिवाइड करेंगे। हाँ चलिए पहले जानते हैं हम जियोग्राफिकल डिवाइड में क्या क्या पॉइंट्स कवर किया गया है। देखो, नवपाषाण जो युग है भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे भाग में फैला हुआ है। आपका पॉलियोलिथिक जो एज है वो पूरा पाषाण जो काफ़ी कम जगह पे फैला हुआ है। मिडिल एज पूरे भारत में फैला हुआ है। और आपका जो ये न्यूलिथिक जो एज है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। आपके इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, इन सभी जगह फैला हुआ था, ठीक है। इस युग के बलूचिस्तान, जहाँ पे मेहरगढ़ एक जगह का नाम है, में खुदाई से पाषाण युग के लोगों के घर के साक्ष्य मिले कि लोग अब घर बना के रहा करते थे, है ना। तो हमें इससे पता चलता है लोगों में तरक्की आ चुकी है काफ़ी। पाषाण युग के घरों में प्रयोग होने वाली ईंटों को धूप में सुखाया जाता था। अब भाई घर बना रहे हैं तो घर ईंटों से होते थे और ईंटों को धूप में सुखा के बनाया जाता था, है ना। इस युग के घरों में छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे। गेहूं और कपास की खेती के हमें साक्ष्य एविडेंस भी मिले हैं, है ना। गेहूं और कपास यानी कि वीट्स और किसके, कॉटन के। मिट्टी के बर्तनों में कलाकृतियों का प्रमाण, यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन मिट्टी के बर्तन में डिजाइन्स बने होते थे, है ना, उस समय के अकॉर्डिंग, चाहे वो जानवरों का डिजाइन हो या किसी भी, चाहे जो भी जिनकी पूजा क्या करते थे, है ना। नवपाषाण युग के स्थल यानी कि नवपाषाण है, इसके जो स्थान है, मेन जो प्लेसेस है वो असम हो गया, मेघालय हो गया, है ना, नागालैंड हो गया, ये सारे इसके मेन में प्लेसेस है। देखो एग्जाम में अलग से प्लेसेस भी पूछा जा सकता है कि नवपाषाण के प्लेस कौन से हैं, मध्य पाषाण के कौन से, पूरा पाषाण के कौन से, इसलिए प्लेसेस के नाम सही से याद रखना। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास बेलन घाटी में नवपाषाण युग के अनेक स्थान मिले हैं। दोस्तों बेलन घाटी का नाम देखो मिडिल एज में आया और आपका न्यूलिथिक एज में भी आया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास है ना। कोल्ड डिवा और महागारा ये भी न्यूलिथिक जिसके प्लेसेस हैं आपके। चलिए ये सारे पॉइंट याद हो गया आपको। तो ये जियोग्राफिकल रूप से इसको डिवाइड किया गया है, इंडियन प्लेसों में बांटा गया है। ऐसा तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसलिए काफ़ी बड़ा इसका पार्ट हो जाता है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम मेथड ऑफ लिविंगहुड, जैसे कि हमने पिछले 2 में देखा था, दोनों एजों में। अब इस एज में भी देखेंगे हम कि लोगों का जीने का तरीका क्या है। चलिए जानते हैं। देखो नवपाषाण युग में खेती बाड़ी की शुरुआत हो गई थी। अब खेती जब होने लग जाएगी तो इंसानों को खाने पीने में बड़ा आसान हो जाएगा। अब सर्वाइव का तरीका बहुत आसान हो गया है। अब थोड़ी ये इंसान की सिर्फ शिकार करके ही खाएगा, हंटिंग पे इंसान निर्भर यानी कि डिपेंड नहीं रहा।
अब वो एग्रीकल्चर यानी खेती के माध्यम से भी अब वो अपने जीवन यापन के लिए खाना खाएगा प्लस कल के लिए भी बचाएगा, है ना। इस काल के लोगों ने अलग अलग तरह की फसलें उगाई, जैसे गेहूँ हो गया, है ना, जौ हो गया, दाल हो गई, इन सबको उगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। नवपाषाण युग के लोग घरों में भेड़, बकरी, गाय, भैंस पाल लिया करते थे और आपस में उनको लड़वाते भी थे ताकि उनका इंटरटेनमेंट होते रहे। चिड़ियाँ वगैरह ही पाला करते थे वो। नवपाषाण युग की एक खास बात शहरों और कस्बों का विकास है। देखो, पहला गांव होता है आपका। अब भाई गांव यानी कि विलेज जो है उसमें काफ़ी फैसिलिटी नहीं मिलती आपको। कस्बे, वही चीज़ जब कस्बे बन जाते हैं तो अलग अलग जगह पे लोग एक ही जगह पे बस जाते हैं और जिस जगह पे लोग एग्रीकल्चर खेती बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं और जब इसी का रूप एक होता है डेवलपमेंट, जब ज़्यादा हो गया जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिल गई वो आपका बन जाता है सिटी, वो आपका शहर बन जाता है ना, जहाँ पे बहुत एडवांस फैसिलिटी आपको मिलेगी। उस समय के लिए एडवांस क्या था, है उस समय एडवांस आपको जहाँ पे नदी वगैरह भी हो, है ना, जहाँ पे आसपास एग्रीकल्चर के साथ आपके और भी एडवांस वहाँ पे फैसिलिटी आपको मिल जाए, वो सड़क भी अच्छे हों, ये सब हो गया आपका, ठीक है। तो ये तरीका यहाँ पे बताया गया है मेथड ऑफ लिविंग का न्यूलिथिक एज के अंदर, है ना। तो यहाँ पे बिगिनिंग हो चुकी थी फार्मिंग की, यहाँ पे बिगिनिंग हो चुकी थी, तो यहाँ पे ये आपका मेन पॉइंट रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहा प्रागैतिहासिक कला। अब ये जो प्री हिस्टोरिक जो आपका एज रहा, इसमें आर्ट क्या हुआ करता था, आर्ट हुआ भी करता था भाई यहाँ पे। तो भीमबेटका का यहाँ पे नाम सबसे पहले आता है जब भी आर्ट की बात आती है। देखो, प्रागैतिहासिक कला मध्य पाषाण युग के लोगों की कला है, यानी कि जो सबसे पहला काल था उसके बाद का जो काल है मिडल एज, है ना, उसके जो लोग थे वो चट्टानों के ऊपर चित्रकारी किया करते थे, याद रहे। और इसी चित्रकारी की विशेषता काफ़ी इंपॉर्टेंट थी भाई, ये जो हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है। और यह चित्रकारी मध्य प्रदेश के भीमबेटका जो कि भोपाल में है, यहाँ से मिली है, ठीक है, याद रहे आप। चट्टानों की चित्रकारी से पाषाण युग की सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है कि उस समय के लोग क्या किस तरीके से रहते थे और जो जो वो डिजाइन बना रहे इसमें लोग वहाँ से सामाजिक सोशल रूप में कौन कौन से लोग हैं और आर्थिक यानी क्या क्या वो खाया पिया करते थे, कैसे कमाने का उनका यानी कि जीवन जीने का साधन क्या था, ठीक है। ये उनका क्लियर पॉइंट है यहाँ पे भाई। एंड नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है, चट्टानों की चित्रकारी में बच्चों के जन्म से लेके उनका पालन पोषण और दफनाए जाने की रीतियों को भी समझाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अब बच्चा कैसे जन्म होगा भाई, जन्म के बाद उसका पालन पोषण कैसे होगा, और मर गया तो दफनाने की क्या क्या उसकी रीति रिवाज कस्टम्स क्या होगी, इनके बारे में बताया। यानी बहुत चीज़ जानकारी हमें वो भीमबेटका जो गुफा है आपका भोपाल में वो दे देता है। लोग एक समूह में रहकर शिकार करते थे, ठीक है, जिससे पता चलता है कि लोग समूह में रहा करते थे, ग्रुप्स बना के कम्युनिटी में रहा करते थे ताकि वो प्रोटेक्टिव भी रहे, कोई उन पर अटैक भी ना करे कोई एनिमल्स, और इस तरीके से समाज में एक कम्युनिटी बन पाती है, इससे एक स्ट्रेंथ होता है सोसाइटी में, है ना। तो इस तरीके से प्री हिस्टोरिक जो हमारा आर्ट है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, आप अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हो। हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया मैंने यहाँ पे, जो जो मैं पॉइंट्स में बता रहा हूँ यही पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो प्री हिस्टोरिक का जो आर्ट है वो मिडल स्टोन एज के जो लोग हैं उनके बारे में बताता है। पेंटिंग ऑन द रॉक्स वाज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द मिडल स्टेज, ठीक है, यानी कि जो मिडल जो आपका एज है उसके बारे में आपका ये पूरी जानकारी हमें देता है। और इस तरीके से जब लोग अलग अलग समय में अपनी तरक्की कर रहे हैं तो अलग अलग समय में हमें अलग अलग जानकारियाँ भी मिल रही है। आई होप कि आपको अब तक जो मैंने समझाया वो समझ आ चुका होगा। इसको मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट में ही समझा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख ले, उसके बाद इस पार्ट को देखिए जो मैंने आपको अभी अच्छे से समझा दिया। क्लियर है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। ये नोट्स मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसको आप शेयर करें। अगर आप एनओएस में पढ़ते हो तो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में सभी सब्जेक्ट टिल द एग्जामिनेशन पढ़ाया जाएगा। सफलता की गारंटी ये मनीष वर्मा लेता है, क्योंकि हमारी टीम आप सबके लिए रात दिन ऐसे ही काम करते रहती है। हर एक बच्चों को उंगली पकड़ के उसकी राह दिखाना ये हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे थोड़ा लाइक करें, शेयर करके सब जगह लोगों को बताएं कि पढ़ाई बहुत ईजी है, बस गाइडेंस मिलनी चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।